कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो पहली बात तो मैं सॉरी बोलता हूँ कि वीडियो इतने दिनों बाद आ रही है, क्योंकि यार दिल्ली में ना मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो दिल्ली में इतनी गर्मी चल रही है ना कि मैं क्या बताऊँ यार। मतलब दिल्ली गर्मी में मर रहे हैं भाई सब, पूरा एकदम बहुत ज़्यादा। अभी 2 दिन से थोड़ी राहत है, लेकिन बहुत गर्मी थी। और थोड़ा रूम वूम भी चेंज करना पड़ा मुझे, तो इस कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, और मुझे भी पढ़ना वढ़ना रहता है। तो फिर मैं अब सीन क्या हो रहा था कि मैं पढ़ता हूँ 5 बजे तक, उसके बाद मैं जिम चला जाता हूँ। और फिर जिम में मैं अब थोड़ा थोड़ा हैवी वर्कआउट करने लगा हूँ आजकल। तो फिर क्या है कि मतलब थक जा रहा था, तो वीडियो थोड़ी डिले हो जा रही थी। और शोल्डर में भी इंजरी हो गई थी मेरे, उस दिन पता नहीं ज़्यादा ही हैवी मार दिया मैंने। तो उस वजह से भी मैं थोड़ा बहुत प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था कि नहीं भाई, अब जाएंगे, बाद में जाएंगे, बाद में जाएंगे। तो फाइनली आज तो वीडियो आ गई है। सो टाइटल देख के तुम लोग को समझ में आ गया किस बारे में बात करने वाला हूँ, तो मेरी क्या जेई जर्नी रही है उस बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो मैं ये बता दूँ कि जेई जर्नी 2 पार्ट्स में रखेंगे। एक तो मतलब 10th के बाद की, और 10th से पहले की क्या जर्नी रही है मेरी, शुरू से बचपन से लेके अब तक मैं कैसे स्टूडेंट रहा हूँ, क्या है मेरे बारे में। क्योंकि मेरे बारे में लोगों को पता नहीं इतना, और थोड़ा मैं सोचता हूँ कि लोगों को बता देना चाहिए, क्योंकि आजकल मैं देख रहा था यार बहुत ज़्यादा एक्सपोज़ करने लगे हैं लोग यूट्यूब पे, तो अच्छा रहेगा बताना। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम तो तुम लोग को पता ही है, आशीष श्रीवास्तव मेरा नाम है, और मेरी उम्र है, उम्र नहीं बताऊँगा, देख के बता देना क्या लगती है उम्र मेरी। तो फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्लास से, ठीक है? तो फर्स्ट क्लास में मेरा एडमिशन हुआ था एक स्कूल में, प्राइवेट स्कूल था। पहले मैं प्राइवेट में पढ़ता था, फर्स्ट से पहले पहले। उसके बाद फर्स्ट में मेरा प्राइवेट में ही हुआ था। अब सीन क्या हुआ कि वहाँ पे गया, तो फिर भाई साहब बचपन में अपन थे बहुत ज़्यादा वो डरे डरे, मतलब नहीं होते बच्चे बहुत ज़्यादा सहमे सहमे रहते हैं, वैसा बच्चा था। तो उन्होंने पूछा, भाई साहब 2 का टेबल बताइए। हमको आता नहीं 2 का टेबल, हमने बोला 3 का टेबल आता है। तो उन्होंने बोला कि ये तो बच्चा नहीं कर पाएगा कोप अप। फिर हमारे फादर साहब ने बोला कि आपको पढ़ाना है, आपका काम है पढ़ाना। फिर उन्होंने बोला ठीक है पढ़ाइए। फिर उन्होंने पढ़ा मैं, फिर तो मैं, मेरे फादर साहब भी पढ़े लिखे हैं, तो उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा ध्यान दिया मेरे पे, तो 3rd क्लास तक मैं बहुत बढ़िया हो गया। फिर अपन ने 4th 5th 6th क्लास में हर 3 टर्म होते थे प्राइवेट में, तो तीनों टर्म में अपन आए फर्स्ट। मतलब एक टर्म में शायद सेकंड आ गया था 6th में, सेकंड टर्म में, बाकी हर जगह फर्स्ट 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 फर्स्ट। फिर 7th क्लास में अपना एडमिशन हुआ गवर्नमेंट स्कूल में, क्योंकि मेरे फादर का हमेशा से ये है कि बच्चों को ट्यूशन्स अच्छी दो और स्कूल्स नॉर्मल भी चलेगा, क्योंकि यार स्कूल्स में ना यार हर जगह सेम ही पढ़ाई होती है। मैं कितने बच्चों को जानता हूँ जो गवर्नमेंट स्कूल के थे, नंबर आते थे उनके 4 मैथ में, 40 में ट्यूशन में, तो फिर स्कूल तो मैटर करता है इनको तो। उसके बाद फिर अपन गए गवर्नमेंट स्कूल में, फिर गवर्नमेंट स्कूल में भी अपन ने धीरे धीरे कोप अप किया। फिर 9th तक आते आते अपन बहुत तगड़े हो गए। 9th में अपन के आए थे 91%। पापा ने मेरे दी थी साइकिल, 18,000 की थी शायद से, यूज करके। मैंने मांगी नहीं थी इतनी महंगी साइकिल, पर उन्होंने खुशी खुशी में दे दी। मेरे बड़े भाई ने दिलवाई थी, पापा से कह के। तो फिर वो साइकिल मेरे को मिली। फिर 10th क्लास में मेरे आए थे 81%। कम हो सकते हैं, पर लेकिन सीन क्या था कि अपने को शुरू से क्लियर था कि आईआईटी जेईई की पढ़ाई करनी है। तो क्योंकि मेरे घर में मेरे बड़े भाई ने भी वही पढ़ाई की है, और मेरे फादर साहब को भी पता है जेईई के बारे में, नीट के बारे में, तो उनका शुरू से था कि भाई लौंडे बनेंगे तो इंजीनियर बनेंगे, बाकी तो कुछ बनने का चांस ही नहीं है। तो बाकी शुरू शुरू से मेरे पापा का है कि इनको मैथ्स और साइंस फोकस है बस। मैथ साइंस ट्यूशन थी बचपन में, वही 4 किताब थी, आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, एस. चांद, ऐसे-ऐसे करके किताबें आती थी, वही सब सॉल्व कराते थे। लखमीर सिंह साइंस में। तो फिर यही सब अपन ने पढ़ा 10th में, और 10th में मेरे मार्क्स थे फिजिक्स, साइंस में मेरे थे 80 मार्क्स, और मैथ्स में मेरे 90 मार्क्स। साइंस में मेरे मार्क्स इसलिए कम आ गए नहीं यार, थोड़े बहुत 90 आ सकते हैं उसमें भी, कि मैं साला कार्बन की जगह कैल्शियम के बारे में सब लिख के आ गया था यार। उसमें बड़ा बड़ा दुख हुआ मेरे, मेरे दोस्त के साथ इसमें 85 थे, मेरे इतने कम थे, 80 थे। मुझे बड़ा दुख हुआ, इससे कम क्यों आ गए यार, ये तो इसमें से खत्म था पूरा एकदम। खैर छोड़ो फिर। और भी मेरा एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग था सोशल स्टडीज़ करके, उसमें भी मेरे शायद 90 मार्क्स थे कि 89, 87, 88 मार्क्स ऐसे कुछ थे, याद नहीं आ रहा प्रॉपर। बाकी सब में मेरे समझ जाओ 81% है, तो कितने रहेंगे इसमें, क्योंकि मैं पढ़ता भी था। 3 सब्जेक्ट अपने प्राइम फोकस थे, एसएसटी, और ये साइंस और मैथ्स। और मैथ साइंस तो पूरा टॉप पे एकदम, मतलब 90 लगाने इसमें तो पूरा ही, हमेशा हर टेस्ट में अच्छे मार्क्स। फिर अपन ने 11th क्लास में आईआईटी जेईई जर्नी स्टार्ट करी अपन ने। और वो जेईई जर्नी भी बहुत अमेज़ रही है। कैसे? क्योंकि 10th में मैंने एक पेपर दिया था, आकाश का एनथे बैच। उसमें 30 स्टूडेंट्स सिलेक्ट हुए थे, तो मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो मैं 10th में नहीं होता जब बोर्ड्स के रिजल्ट आने से पहले हम जाते हैं, तो मैं गया था बैच में। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पता नहीं डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे थे, यहाँ पे वाई होता है, यहाँ पे एक्स होता है, एक कर्व होता है, और यहाँ पे काटते हैं छोटा सा एलिमेंट डी वाई बाई डी एक्स, स्लोप होता है, ग्रेडियंट भी लोग बोलते हैं, जिसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि क्या है भाई, तो मैं पापा को बोला, पापा कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर मेरे फिजिक्स के टीचर से पापा ने बात की, उन्होंने सिर्फ एक ही बात बोली। उन्होंने मेरी मॉड्यूल देखी जिसमें मैंने सारे होमवर्क को टिक कर रखा है, तो उन्होंने मेरे को ये बोला कि ये लड़का बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा है, और इस लड़के को मैं आईआईटी कानपुर तक पहुँचाऊँगा।
तो पापा ने बोला अच्छा ऐसा है? पापा ने बोला ठीक है फिर पढ़ाइए आप इसको यहीं पे। फिर मैंने पढ़ा, फिर मेरे को शायद कुछ फिर और समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि वो टीचर ना बिल्कुल नॉर्डी टाइप टीचर थे, मतलब कि उनके बाल-वाल बिल्कुल बिखरे हुए, पूरा आके बंदा, वो आईआईटी कानपुर के सर थे वो, ग्रेजुएट हुए थे एमटेक से, अभी 2 साल हुए थे उनको आईवेल्स कोचिंग में, पूरा आके पढ़ा रहे हैं एकदम धम, 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 वो भी चॉक से, स्मार्ट बोर्ड था पर नहीं पढ़ाते थे, चॉक से पढ़ाते थे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। फिर मैंने कोचिंग छोड़ी और फिर जुलाई में मैंने शायद मैंने एडमिशन लिया पीडब्ल्यू में, ऑनलाइन बैच, अर्जुना था उस समय। ठीक है, तो उस समय मैंने बैच लिया और फिर मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। अब क्या हुआ, शुरू के 2 महीने तो यूनिट डायमेंशन, वेक्टर यही सब करने में निकल गए और अपने स्कूल के एग्ज़ाम आ गए। स्कूल के एग्ज़ाम आए तो उसमें सारा सिलेबस, अपन फिज़िक्स में फ़ेल, केमिस्ट्री में फ़ेल, मैथ्स में 1 नंबर से फ़ेल, क्योंकि मैथ्स में क्या था ना कि मैथ्स में थोड़ा बहुत मैं कर लेता था, क्योंकि शुरू से थोड़ा आदत थी मैथ्स करने की। तो फिर बाद में जब फ़ेल हुए तो फिर मैडम ने बोला कि तुम्हें अगले टर्म में दोनों नंबर लाने पड़ेंगे, नहीं तो पास नहीं हो पाओगे। मतलब जिसमें फ़ेल हुए हो इसकी भी तुम्हें रिक्वायरमेंट फ़िल करनी पड़ेगी पासिंग मार्क्स की, और जो अभी अगला आएगा उसमें भी पास होना पड़ेगा। मैंने पढ़ाई की जम के, जितना पढ़ लेता था पढ़ा, ज़्यादा नहीं पढ़ता था पर हाँ, पढ़ता था अच्छा खासा। पढ़ाई की, पढ़ाई की, पढ़ाई की। इस चक्कर में मैं क्या हुआ ना कि मेरे से जेईई की पढ़ाई हो ही नहीं पा रही थी 11th में, मतलब बहुत टफ लगता था मेरे को। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने थोड़ा बहुत बोर्ड्स का भी देखा, 11th का जो भी हमारा स्कूल का होता था। फिर थोड़ा बहुत जेईई का भी पढ़ लिया। ऐसे मिक्स करके कर के मैं किसी तरह पास हो गया 11th में। मेरे परसेंटेज शायद 52 आए थे। मेरे किसी भी दोस्त के 55 से ऊपर नहीं थे, क्योंकि भाई साहब 11th में मार्क्स मेरे पूरी क्लास में किसी के 55 से ऊपर नहीं हुए, क्योंकि आते ही नहीं थे भाई। शायद 60 होंगे, 60 तक गए होंगे, पर नहीं आते थे भाई किसी के मार्क्स, क्योंकि 11th भाई बहुत टफ मानी जाती है, बहुत ज़्यादा। तो उस समय फिर मेरे को हमारे टीचर ने बताया, राजवंत सर ने, कि अगर किसी के 50 से भी ऊपर आए तो वो बहुत अच्छा बच्चा है, क्योंकि मेरे 51 आए थे। तो हम खुश हो गए कि हमारे टीचर के जब 51 आए थे, फिर हमारे तो बहुत ही आ गए, 1% ज़्यादा मार्क्स हैं उनसे। फिर हमने 12th में लिया ऑफलाइन बैच पीडब्ल्यू में। मेरी दोस्त ने लिया, अ, और मेरे एक दोस्त ने लिया और मैंने लिया, ठीक है। तो हम तीनों ने लिया, तो मेरे दोस्त ने तो छोड़ दिया, फिर हमने कंटिन्यू रखा उसमें। फिर हमने पढ़ाई की 12th में। तो हमारा 12th में कुल मिला के हमारे मार्क्स जो होते हैं ना, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ रहे थे, मतलब 68 से 78 हुए, फिर 91 हुए, फिर 114 गए। उससे ज़्यादा तो कभी गए नहीं। एडवांस में तो 22 मैक्सिमम था स्कोर हमारा 180 में से, क्योंकि दो पेपर होते, तो पहले पेपर में 22 नंबर थे, दूसरे पेपर में शायद 4 नंबर थे, ऐसे पेपर मार्क्स थे। तो ऐसे-ऐसे करते-करते 12th बीत गई हमारी। फिर उसके बाद आता है ड्रॉप ईयर। ड्रॉप ईयर में हमने फिर थोड़ी पढ़ाई की, क्योंकि 12th में इतने अच्छे बने नहीं कि जहाँ कुछ मिल रहा है। कुछ बहुत खराब 45 परसेंटाइल थी 12th में। फिर अपन ने लिया उसमें, मतलब अ, नहीं अच्छा, ऐसा नहीं कि पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, पढ़ाई में अच्छे थे, पर क्या है ना कि 12th तक ना मैं ना लूप में फँसा था कि जेईई तो भाई साहब टफ क्वेश्चन पूछते हैं, आसान तो पूछते नहीं, सिर्फ टफ क्वेश्चन्स करते थे। पेपर में क्या सबसे ईज़ी शिफ्ट मिल गई, उसमें भाई साहब बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करने में मौत आ रही, कि हो ही नहीं रहे बिल्कुल भी। फिर दोस्तों को आके बताया, बोले कि ऐसे कैसे, जेईई में तो भाई जो टफ कर रहा है वो आसान नहीं कर पाएगा। मैंने बोला भाई नहीं हो रहे मेरे से यार। शायद मैं 25 क्वेश्चन करके आया था, जिसमें से तभी भी मेरे 45 परसेंटाइल बने, मतलब बहुत नेगेटिव मारे होंगे मैंने, इसका मतलब। तो फिर मैं घर पे आया, बोर्ड्स तो मेरे अच्छे गए, मतलब इतने खास नहीं गए, हाँ ठीक ठाक ही गए थे, मतलब ठीक ठाक क्या ही गए थे। मेरे को तो चाहिए थे 90-90% मार्क्स। मेरे को लग रहा था इतने आ भी जाएंगे मेरे, अगर मैं पढ़ लिया होता 10 दिन पहले, पर जेईई खराब हो गया ना मेरा। मैं बहुत डीमोटिवेट हो गया, बहुत लोगों ने डीमोटिवेट कर दिया, तो फिर मैं फिर कर ही नहीं पाया कोप अप। तो इसीलिए फिर वो थोड़ा मेरे को अच्छा नहीं लगा। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि फिर अपन ने जेईई मेंस टूट लिया, फिर उससे पहले अपन ने ड्रॉप ले चुके थे। जेईई मेंस टू देखते ही ड्रॉप ले लिया। फिर पढ़ाई-वढ़ाई करी, जो भी ड्रॉप ईयर तुम्हें पता ही, बताया मैंने पिछले वीडियो में कि मेरे कितने मार्क्स है, क्या है। जो भी ड्रॉप ईयर हमारा जैसा भी रहा। अच्छा, तो अब इसमें क्या है ना कि जेईई चल रही, तो बिल्कुल ब्रीफ में बताई ना मैंने कि 10 से 12। अब इसके बीच में मोटी-मोटी चीज़ें बताता हूँ जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये तो मेरी पूरी ओवरऑल जर्नी मैंने बता दी। पूरी बताऊँगा तो बहुत वीडियो ही खत्म नहीं होगी फिर तो। फिर लोग देखेंगे भी नहीं वीडियो इतनी बड़ी देख के, तो मोटा-मोटा बता दिया। अब देखो जो इम्पोर्टेंट है इसका वो बताता हूँ। सबसे पहली बात क्या है ना कि जब 11th में आया था मैं, तो मैंने एक गलती की थी कि मैं सिर्फ़ टीचर के नोट्स पढ़ के सोचता था कि भाई मेरा हो जाएगा। पर टीचर के नोट से कुछ नहीं होता, तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। टीचर के नोट्स सफिशिएंट जभी होंगे, तुम टीचर के नोट्स का मैक्सिमाइज़ कंटेंट जभी अपने दिमाग में डाल पाओगे जब तुम अलग टाइप के क्वेश्चंस करोगे, तब तुम्हें टीचर के नोट्स की अहमियत समझ में आएगी। जो भी टीचर बोले कि नोट से पढ़ लो हो जाएगा, टीचर को छोड़ दो, टाटा बाय कर दो, खुद से पढ़ लो उससे अच्छा। पहली बात। दूसरी बात ये है कि टीचर से जो भी पढ़ रहे हो, उनका जो भी मटेरियल वो दें, सॉल्व करो। पहले सोचो कि रेलेवेंट है ये कि नहीं है। ये नहीं कि तुम्हें यूनिट डायमेंशन के 1000 क्वेश्चन दिए, तुम वो करने बैठे, क्या फ़ायदा? तो जो भी तुम्हें रेलेवेंट लगे, जो भी तुम टीचर से सीखो, अगर ऑफ़लाइन कोचिंग में पढ़ रहे हो तो बेस्ट तरीका है, सबसे बढ़िया। अपने टीचर से जो भी नोट्स-वोट्स तुमने करे, फिर सीधा डाउट पूछो और अपना फिर अपना होमवर्क करो, टेस्ट दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो। बेसिक चीज़ से ही सिलेक्शन होता है, ये नहीं कि तुमने लाल पीली, हरी नीली किताबें लगानी है, मत लगाओ, कोई फ़ायदा नहीं है।
अगर तुम ईज़ी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस कर पा रहे हो, नहीं भाई हम तो कर पा रहे हैं भैया, हमने फिज़िक्स की पहली किताब पूरी सॉल्व कर ली है, हमारे मार्क्स भी बहुत अच्छे खासे आ रहे हैं, तब तुम एक कोई रेफरेंस किताब लगा सकते हो कि हाँ भाई, चलो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेते हैं, जब सारे वो कंप्लीट हो जाएँ तो हाँ, चलो भाई कोई पीएम शर्मा की सिंगल करेक्ट कर सकते हो, मतलब बहुत सारी बुक्स आती हैं, कर सकते हो। लेकिन पहले जो बेसिक तरीका है कि नहीं अपने को टेस्ट देना है, अपने को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, समझ में आया ना? अपने को टीचर के नोट्स अच्छे से आने चाहिए, टीचर का मॉड्यूल और होमवर्क सब अच्छे से होना चाहिए। पहले ये सब पे ट्राई करो करने का, समझ में आया? अच्छा, एक बात और थी कि जो मैथ्स है, तो मैथ्स में तो भाई तुमको टीचर के नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉलो कर लो, बहुत सारे सवाल आ चुके हैं मैथ्स में। लेकिन मैथ्स में क्या है ना कि थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा मायने रखता है, तो उसके लिए तुमको ना एक अच्छी किताब अगर मैं बताऊँ, मैंने तो कभी सॉल्व नहीं की क्योंकि मेरी मैथ्स वीक थी भाई, सिंपल सी बात है। ले मैथ्स मैंने सॉल्व इसलिए नहीं करी ना क्योंकि यार मैं मैथ्स में ना वीक नहीं था, मैं ना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता था मैथ्स को, क्योंकि जब मैं मैथ्स पकड़ता था तब मेरे पास 3-4 घंटे बचे थे, उसमें मैं लेक्चर देखता था, होमवर्क करता था, इतने में सारा टाइम चला जाता था। तो मैथ्स में ना तुम एक काम कर सकते हो कि एक किताब आती है सिंगेज की, जी तेवानी सर की, उसके जो सॉल्व्ड इलस्ट्रेशंस है ना तुम वो कर सकते हो, मतलब वो बहुत अच्छी किताब मानी जाती है। अब जो जेईई आ रहा है ना, उस हिसाब से वो बहुत अच्छी किताब आई है, तो तुम उसको कर सकते हो, समझ में आया? मतलब टीचर के तुम नोट्स कर लो, फिर होमवर्क-वोमवर्क सब करने के बाद अगर तुम्हारे पास टाइम बच रहा है, तो तुम वो किताब कर सकते हो। एक ही चीज़ करनी है, या तो सिंगल करेक्ट करो बैक एक्सरसाइज में, या तो तुम वो करो, क्या बोलते हैं, सॉल्व इलस्ट्रेशंस। तुम एक ही बार सारी चीज़ नहीं कर सकते कि हाँ, एक ही चैप्टर को एडवांस लेवल पे करने की, तो फिर महीना चला जाएगा। टीचर के साथ-साथ चलते रहो, सवाल करते रहो, ऐसा होएगा। समझ में आया ना? अच्छा, केमिस्ट्री में बच्चे क्या मैंने क्या गलती की थी, केमिस्ट्री में बच्चे ये गलती करते हैं कि एनसीईआरटी को फ़ोकस नहीं करते, तो एनसीईआरटी को फ़ोकस करनी है। 11th की एनसीईआरटी में मैं ये बोलूँगा कि तुम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ सकते हो एनसीईआरटी से, और फिज़िकल केमिस्ट्री के सारे तुम पीछे के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे 11th में पेपर में भी वही सारे सेम सवाल रिपीट हो गए आते हैं, और वो अच्छे सवाल भी हैं। 12th के लिए मैं बोलूँगा पूरी एनसीईआरटी अच्छे से आनी चाहिए भाई। मतलब कि फिज़िकल केमिस्ट्री की भी तुमने एनसीईआरटी जो है सारे क्वेश्चंस करे होने चाहिए बैक एक्सरसाइज के। तुम्हें बहुत सारे सवाल देखेंगे जो एडवांस ने पूछ लिए हैं बैक एक्सरसाइज से उठा के, समझ में आया? तो करने इम्पोर्टेंट है। और फिज़िकल की बात कर रहा हूँ, और इनऑर्गेनिक के लिए भी एनसीईआरटी पढ़नी इम्पोर्टेंट है, और ऑर्गेनिक के लिए रिएक्शंस जो एनसीईआरटी के होते हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। बैक एक्सरसाइज करनी चाहो तो कर सकते हो। तो ये सारी बेसिक-बेसिक चीज़ें हैं, इनसे सिलेक्शन होता है, इसको याद रखना है कि इसको करनी ही करनी है, इनको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना है, अपनी सिलेक्शन इन सब चीज़ों से हो जाएगा। अच्छा, और भी कुछ चीज़ें होती हैं क्या भैया सिलेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट, जो तुमने आपने नहीं की थी 11th-12th में, हाँ, नोट्स नहीं शॉर्ट नोट्स नहीं बनाता था। अब क्या है कि मेरे पास फिज़िक्स की इतनी मोटी रजिस्टर है, पूरा शॉर्ट नोट्स इसमें है, मैं रिवाइज़ कर सकता हूँ। तो शॉर्ट नोट्स बनाना इम्पोर्टेंट है। कई बच्चे रिटेन नहीं कर पाते दिमाग में, तो उसको तुमको रिटेनिंग पावर के लिए तुमको शॉर्ट नोट्स बनाने इम्पोर्टेंट है। कई चीज़ें देखो दीवार पे चिपका रखी है, मैं हालाँकि मैं इस रूम में पढ़ता नहीं हूँ, मैं पहले पढ़ता था इस रूम में। ये देखो मैंने पूरे शॉर्ट नोट्स चिपका रखे हैं, पूरे जितने भी हैं, मैथ्स के हैं, फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के, मतलब जितने भी हैं, पूरा चिपका रखा है। इस रूम में पढ़ता नहीं, फिर भी कभी-कभी सोता था यहीं पे, तो दिखता था, नज़र दिख जाती थी। तो कुछ फ़ॉर्मूला रिकॉल कर गया या फिर कर गया तो रखना। कई लोग इस पे भी बोलेंगे कि पागल है क्या, ये ऐसा कुछ नहीं होता, कि दीवार पे क्यों लिख रहा है कॉपी पे। पागल है, छोड़ो उनको, पागल बनना पड़ता है पेपर निकालने के लिए, सिंपल सी बात है। निकालो, देखो यहाँ पे भी मैंने, तुम यहाँ पर अगर देख पाओ तो देखो यहाँ पर भी मैंने सर चिपका रखे हैं, दिख रहा है तुम्हें? यहाँ पे भी दिख रहा होगा। तो मैंने यहाँ पे भी ये सारी चीज़ें चिपका रखी हैं, समझ में आया? तो लोगों को बोलने दो, लोगों का काम है बोलना, तुम्हें अपना काम करना है, समझ में आया? तो यही जेईई जर्नी है, और जेईई जर्नी में कुछ भी नहीं होता। पहली बात तो ये भी है कि आइडियल टाइम टेबल कुछ नहीं होता है यार, ये मत सोचना कि हाँ 4 बजे उठेंगे, पढ़ाई करेंगे, 12 घंटा पढ़ेंगे, 2 घंटा 4 घंटा सोएंगे, 5 घंटा क्रिकेट खेलेंगे, ये सब नहीं होता। कई दिन ऐसे आएँगे कि भाई तुम लोग पढ़ ही नहीं पाओगे, पूरा-पूरा दिन किताबें रहेंगी सामने, तुमको उठाने का जी नहीं करेगा। कभी-कभी ऐसे भी दिन आएँगे कि नहीं भाई पूरा दिन ही पढ़ रहे हो, मेरे साथ ऐसा कितनी बार हुआ था। और पता है कई लोगों ने ऐसे भी बोलते हैं ना कि इस बच्चे के तो यार, मैं यूट्यूब पे देख रहा था अभी बहुत सारे जो चैनल थे ऐसे बोल रहे हैं, एक एक बच्चा था जिसके शायद 75 मार्क्स थे, और उसकी रैंक इस बार नहीं 75 नहीं, उसके 65 मार्क्स थे उसके, और उसकी रैंक थी 3,84,000 के करीब। उसको पता है क्या बात, एक यूट्यूबर ने बोल दिया कि जिनकी 3 लाख से ऊपर रैंक है ना वो तो पढ़ते ही नहीं, जिनकी 2.5 लाख। भाई रैंक तो रिलेटिव चीज़ होती है यार, कि कितने बच्चे बैठे। इस बार अगर बच्चे ज़्यादा बैठ गए हैं, तो पिछले साल की 2.5 लाख रैंक इस साल की 3.5 लाख के बराबर नहीं हो जाएगी, क्योंकि साढ़े 1 डेढ़ लाख बच्चा ज़्यादा बैठ गया है यार। मैथ्स ही नहीं है भाई उनमें तो बिल्कुल भी, बच्चों को सिर्फ डीमोटिवेट, और उसके बाद अपना पेड प्रमोशन, कि ये यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, ये बहुत अच्छी है, इस कॉलेज में ले लो, ये अरे भाई, जिस बच्चे के 65 मार्क्स हैं, क्या उसने पढ़ाई नहीं की क्या भाई उसने? भाई करिए, क्या पता वो बच्चा भाई उसकी तबीयत खराब हो गई हो पेपर में यार, वो बच्चा 100 मार्क्स डिज़र्व कर रहा हो, तब तुम बोल सकते हैं कि हाँ भाई इसकी 1 लाख रैंक, 1.5 लाख रैंक आ गई, ये पढ़ता था।
ऐसा नहीं होता भाई, सबने अपनी मेहनत करी है हिसाब से। रैंक नहीं डिसाइड करेगा कि तुमने कितनी मेहनत करी है, समझ में आया ना? क्योंकि देखो रैंक क्या है कि रैंक तो रिलेटिव है, जितने बच्चे बढ़ेंगे उस हिसाब से रैंक बनती है। अब सीन क्या है कि जनवरी अटेम्प्ट में जिस बच्चे की 70 या 60 70 के आसपास मार्क्स थे, उसकी परसेंटाइल थी 91 के आसपास कई कई शिफ्ट में, या फिर उसकी परसेंटाइल थी 85 से ऊपर, 87, 88, 89 के आसपास। अब उसकी परसेंटाइल आई थी 75, 77, 78। क्यों? क्योंकि भाई साहब बच्चा बढ़ गया, नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स बढ़ गए, तो तुम्हारी जो रैंकिंग होगी वो तो बढ़ ही जाएगी ना यार, क्योंकि बच्चे बढ़ रहे हैं। तो इसमें कहाँ से बच्चे ने पढ़ाई नहीं की भाई? 75 मार्क्स लाना जेईई मेंस जैसे एग्जाम में आसान बात नहीं। कई बच्चे बोलते नहीं आसान है 75, तो हम ले आएंगे। तुम नहीं ला पाओगे भाई। अभी तुमको पेपर दे दूंगा ना हार्ड शिफ्ट का, इस 22 अप्रैल शिफ्ट 2 का मेरा पेपर था, शायद से शिफ्ट 2 है, शिफ्ट 2 का पेपर था, तो मैं दे दूंगा ना। तुम फिजिक्स में 50 से ऊपर नंबर ले आओगे तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा कि तुम्हें कुछ आता है भाई फिजिक्स में। नहीं आते भाई आसानी से पेपर। क्योंकि भाई पेपर में जाओगे पीसीएम का, तुमको तीनों का एग्जाम देना है। क्या पता मैथ्स बहुत टफ आई थी, तुमने छोड़ दिया। केमिस्ट्री भी उस समय बहुत टफ आई थी पेपर में, तुमने छोड़ दिया। तुम्हारे पास बचा ही क्या? फिजिक्स और केमिस्ट्री में पीसी और आईओसी। उसमें तुम अगर मान लो 100 मार्क्स का भी अटेम्प्ट करोगे, 150 का भी तुम्हारे 100 आ गए, तो क्या वो बच्चे ने पढ़ाई नहीं? क्योंकि 100 मार्क्स में 1.5-2 लाख रैंक आती, तो बच्चे ने पढ़ाई नहीं करी है? कहाँ का लॉजिक है भाई ये? छोड़ दो भाई उन यूट्यूबर को। तो मैं भी पहले फॉलो करता था, मैं जब ये देखा छोड़ दिया भाई, पागल बना रहे हैं वो। सबने अपने हिसाब से मेहनत करी है, और जो भी बच्चों को मिलेगा उस हिसाब से अपनी लो, और लाइफ में आगे बढ़ो। अब ना इतना मैटर नहीं करता कि तुम किस कॉलेज में जा रहे हो, अब स्किल्स मैटर करती हैं। ऐसा बहुत लोग बोलते हैं, पर ये कहीं कहीं देर तक सच भी है भाई, कि हाँ भाई देखो स्किल्स मैटर करती है। अल्टीमेटली तुम कहाँ पे हो, इनिशियल कोई तुम्हें कॉलेज इनिशियल पुश दे सकता है। हमारे टीचर ने बताया था हमको, राजन सर ने, जब हम ड्रॉप ईयर में, तो सर ने ये बताया था कि अगर तुम्हें कुछ भी अच्छा मिल रहा है ना, कि तुम्हें लग रहा नहीं भाई ये कुछ तो अच्छा है, मैं कुछ कर लूंगा, ले लो उसको और आगे बढ़ जाओ। ये नहीं कि भाई पढ़ना ही पढ़ना है। अब कब तक पढ़ोगे भाई? ड्रॉप ईयर ले लिया, नहीं हुआ तो फिर अब क्या करोगे? जाओ भाई अच्छे कॉलेज में। नहीं जा पा रहे तो किसी एक अच्छे कॉलेज में मत जाओ, जिस कॉलेज में जा रहे हो उस कॉलेज में मेहनत करो। ये नहीं बोल रहा कि जेई जर्नी छोड़ दो, नहीं भाई, जेई जर्नी इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा मायने रखती है, लेकिन सिर्फ उन बच्चों के लिए जिनको पोटेंशियल दिख रहा है। ये नहीं कि मुझे पोटेंशियल, मैं आज तो 15 घंटे नहीं पढ़ पा रहा और मैं सोच रहा हूँ कि मैं ड्रॉप ईयर में पढ़ लूंगा। नहीं पढ़ पाओगे। मेरे कितने सारे दोस्त थे जिनके 12th में तो बिल्कुल मतलब नहीं आए 6 परसेंटाइल, तो उन्होंने ड्रॉप भी नहीं लिया, क्योंकि उनको पता था कि उनसे होगा ही नहीं, तो उन्होंने छोड़ दिया। वो कुछ और करने लग गए, जो भी करते हैं मेरे को नहीं पता। उन लोगों ने कुछ और करने लगे क्योंकि उनको पता था कि उनसे नहीं होगा। तो फिर यही बता रहा हूँ मैं तुम्हें। ये नहीं कि बिल्कुल नेगेटिव हो जाना कि नहीं होगा नहीं होगा, या फिर दूसरे लोगों से इन्फ्लुएंस हो गया, अरे भाई इसने तो बोल दिया कि 3 लाख रैंक पहले पढ़ते नहीं, क्यों नहीं पढ़ते भाई? तुम ये सोच सकते हो कि 3 लाख रैंक भाई भाई 12 लाख बंदों से आगे हैं, ये सोच लेना यार तुम। इसमें थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी निकाल लो यार। क्योंकि जिनकी 3 लाख रैंक आई ना अप्रैल में, उनके भी भाई साहब परसेंटाइल मार्क्स ना 75, 72, 73 मार्क्स है यार। कुछ तो पढ़ाई की होगी यार। 73 मार्क्स जब उसके आए होंगे जो 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आया होगा यार, 25 क्वेश्चन भी करके आया होगा यार, कुछ तो आता ही है उसका। कुछ क्या, बहुत कुछ आता है यार। 100 मार्क्स होना चाहिए जैसे एग्जाम में, सबके बस की बात नहीं है। एवरेज से ज़्यादा मार्क्स होते हैं। एवरेज मार्क्स भी ना 75, 70 मार्क्स होते हैं, जो बंदा एवरेज होता है। तो यार ऐसा मत बोलो कि नहीं पढ़ाई की होगी, उसने पढ़ाई की होगी भाई, ठीक है ना? और पिछली वीडियो के कमेंट में बच्चा बोल रहा था कि भैया मैंने आपकी वीडियो देखी, मेरी परसेंटाइल अच्छी तो मिली। भाई मैंने तो वीडियो डालना ही अब स्टार्ट किया है जेई मेंस के बाद। तो प्लीज़ यार ऐसा भी मतलब फेक मोटिवेशन नहीं चाहिए मुझे। अगर हाँ अब तुम्हारी अच्छी रैंक वैंक आ सकती है अगर तुम देखोगे मेरी वीडियो को। तो बस मेरी यही, मैं तुमको बता अपनी जेई जर्नी बता दी, और जो मोटा मोटा बातें थी मैं तुम्हें क्रक्स बता दिया पूरा। इसके अलावा मैं डीप में नहीं जाऊँगा कि हाँ मैं 17 घंटे पढ़ता था ये प्लान जिम का। सब मेरी फ्यूचर वीडियो में तुम देख सकते हो कि मैंने क्या क्या बताया था क्या नहीं बताया, ठीक है? और अभी जिन बच्चों का नीट का पेपर आने वाला है 3 तारीख को, भाई पेपर अच्छे से देना आप लोग। और थोड़ा ड्रेस कोड देख लेना, बहुत इशू हो जाता है नीट के पेपर में। और ये भी है कि पेपर में पैनिक मत करना कि कोई सेक्शन टफ आ गया या फिर कुछ भी आ गया, सब बच्चों के लिए टफ या ईजी होगा। और कंपेयरिंग मत करना कि नहीं पिछली बार ऐसा वैसा, नहीं, जो भी है एग्ज़ाम देना और आगे के एग्ज़ाम्स हैं उन पे फोकस करना, ठीक है? अब ये नहीं करना कि तुम्हारा नीट का पेपर खराब चला गया तो नहीं भैया हम तो सीयूटी भी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि नीट का पेपर खराब चला गया, सीयूटी किस लिए देना भैया? सीयूटी नहीं देंगे, नहीं ऐसा नहीं करना। नीट के पेपर के बाद के लिए सीयूटी के लिए 10-12 दिन बचते हैं, और 10-12 दिन जो बोर्ड लेवल के सवाल पूछे जाएंगे सीयूटी में जो 12वीं के ऊपर है, कर लेगा कोई भी बच्चा, समझ में आया ना? तो ये मत सोचना कि वो भी नहीं होगा आंसर। अगर उसमें नहीं होगा तो भाई फिर किस में होगा बताओ? उसमें तो होना ही है ना। और उसमें भी नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं यार, आगे भी बहुत सारे एग्जाम बचे हैं। आइजर है और नाइजर है, बहुत सारे एग्जाम है, लेकिन यार सीयूटी तो हो जाना चाहिए क्योंकि वो सबसे ईजी एग्जाम है, ठीक है? तो उस पर फोकस करना तुम लोग, और कुछ मत करना। जब जैसे पेपर खत्म उस पर फोकस करना, ये नहीं घूमने निकल लिए, नहीं भैया हम तो कल से गेड़ी मारने वाले हैं। नहीं भाई, पढ़ाई करनी, एग्जाम का भाई। घुमाई उमाई बाद में हो जाएगी, एग्जाम बाद में नहीं दे पाओगे, समझ में आया ना? हाँ ये नहीं कि मतलब पेपर कल खत्म हुआ भैया हम तो जा रहे हैं इधर ये
घर से बाहर क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ। नहीं भाई, पहले पढ़ ले यार, 10 दिन की सीयूटी का पेपर दे दे, उसके बाद पढ़ लेना यार। क्या पता कि तुम्हारा अच्छा बेस्ट वर्ज़न किसी उस एग्ज़ाम के लिए ना निकले जिसमें तुम पूरे साल पढ़े हो। क्या पता उस एग्ज़ाम के लिए निकल जाए जो 10 दिन बाद है यार। सीयूटी में निकल जाए तुम्हारा बेस्ट, तुम्हारे उसमें 700-800 नंबर आ जाए, दिल्ली यूनिवर्सिटी का बेस्ट कॉलेज मिले तुम्हें, आराम से बीएस की डिग्री करो, फिर एमएस करो, मस्त लाइफ जियो अपनी। ये भी तो हो सकता है ना, ज़रूरी है एमबीबीएस करना सब लोगों को भाई। सब लोगों के देखो, ये तो रियलिटी सी बात है ना कि कोई भी टीचर नहीं बताएगा। जब तुम कोर्स लोगे उनका तो ये तो नहीं बोलेंगे ना कि तुम्हारा नहीं होगा। पर ये तो रियलिटी नहीं कि सब बच्चों का नहीं होगा, किन्हीं बच्चों का होगा, किन्हीं बच्चों का नहीं होगा। यही तो होता है ना। बस वो सोचो और आगे बढ़ो भाई। सही बता रहा हूँ, आईआईटी जेईई जर्नी और नीट जर्नी ये ना कुछ लिमिट तक करो भाई। समझ, जब तक तुम्हें लगे ना दिल से कि हाँ नहीं भाई कर सकता हूँ, करो। और जब नहीं हो ना भाई, बिल्कुल नहीं कि अब तो नहीं हो रहा है। मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मुझे लगा ना यार अब नहीं हुआ ना, तो फिर तो मैं छोड़ दूंगा भाई, मेरे बस की नहीं है। क्योंकि भाई मैं बहुत ज्यादा दिमाग दे चुका था यार। आंखों पे ना काले काले आ जाते हैं, तुम पूरा पढ़ाई कर रहे हो, सारे सवाल लगा रहे हो, फिर भी पेपर नहीं हो रहा है ना। तो फिर तो भाई मेरे को समझ भी नहीं आता कि मैं क्या करूँ। फिर मैं सोचा भाई छोड़ो, अब जो भी होगा अपन भी नॉर्मल कोडिंग की जॉब करेंगे, तैयारी करेंगे, जो होगा हो जाएगा। लेकिन अब थोड़ा डिफरेंट गोल है मेरी। अब मुझे शुरू से था, मेरे को शुरू से ही है कि मेरे को भाई मेरी फिजिक्स बहुत ज़्यादा अच्छी है और मेरे को मैथ्स में थोड़ा इंटरेस्ट है। थोड़ा अभी कम हो गया ड्रॉप ईयर में, लेकिन ठीक है, डेवलप हो जाएगा दोबारा। तो मेरे को यही है कि मुझे ना इन्हीं कोर में कुछ करना है। मतलब मुझे अब गेट की एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और मुझे ईसी में कुछ अच्छा स्कोप लेना है। मेरे को कोई शौक नहीं है ये कोडिंग जॉब्स करना, ये एआई एमएल ये सब मेरे को कभी पल्ले नहीं पड़ता। और जो चीज़ पल्ले नहीं पड़ती भाई उसको करके भी फायदा नहीं, क्योंकि उसमें स्कोप नहीं मिलता। कई लोग बोलते हैं कि पैसा आएगा तो सब आ जाता है। नहीं भाई, मैं वैसा लड़का नहीं। मेरे को मैं वैसा हूँ कि हाँ भाई, जिसमें इंटरेस्ट आ रहा है उसमें 2 पैसे कम मिलेंगे मैं खुश रह लूँगा, पर मैं उसको अच्छे से कर पाऊँगा। मेरे सामने फिज़िक्स के क्वेश्चन जब आते हैं ना तो मुझे खुशी होती है सॉल्व करते हुए। मुझे मज़ा आता है, मुझे टेक्निक समझ में आती है, अरे ये वो। लेकिन अब यही, अब तुम मेरे को बोल दो नहीं फिज़िक्स नहीं तेरे को ये क्या कहते हैं बायो पढ़नी है। देखो पढ़ने का तो बायो भी पढ़ लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, रट लूँगा, पेपर में पास हो जाऊँगा। लेकिन वो क्लिक नहीं करेगी। क्योंकि 10th में भी ना मेरे को मेरी बायो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। जो मेरे बायो के फ्रेंड्स थे ना उनकी भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी बायो। मेरे जो दोस्त थे उनकी भी स्ट्रॉन्ग नहीं थी इतनी बायो, क्योंकि उनके भी टेस्ट में नहीं आते थे फुल, मेरे फुल आते थे। लेकिन ये इसका मतलब थोड़े कि मैंने बायो ले ली क्योंकि भाई मेरा इंटरेस्ट था मैथ्स, तो मैंने मैथ्स ली क्योंकि मेरे मैथ्स में भी फुल आते थे। तो मैंने मैथ्स ली क्योंकि मेरे को मैथ्स में इंटरेस्ट था। तो यही सीन होता है भाई। और जो भी बच्चे 10th के साथ 11th में हौवे में मत रहना भाई कि हाँ जेई जर्नी तो हम कर लेंगे, ये कर लेंगे, यूट्यूबर यूट्यूबर बन जाएंगे, ट्रेडिंग कर लेंगे, फलाना ढिमकाना कर लेंगे, क्रिकेटर बन जाएंगे। हर चीज़ में कंपटीशन है भाई, हर चीज़ में कंपटीशन है। समझ में आया ना। कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलेगी, सबके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और ये भी बात है कि अगर तुम आज मेहनत कर लोगे तो फिर तुम्हें कल को जाके शायद दुगनी मेहनत करनी पड़े। कई लोग बोलते हैं कि कम मेहनत करनी पड़े, क्या पता भाई ज़्यादा करनी पड़े भाई। तो इस भी भूल चूक में मत रहना कि नहीं आज मेहनत कम कर लेंगे, शायद आज कर लेंगे तो कम कल कम कर पाएंगे। पर ये है कि अगर आज मेहनत करना सीख जाओगे ना तो कल को जाके टेक्निक्स बहुत सारी मिल जाएंगी कि जिससे थोड़ा सा एफर्ट कम लग जाएगा। समझ में आया ना। बस ये बातचीत रहती है। जो अच्छा टीचर होगा ना वो तुम्हें कभी ही नहीं बोलेगा कि तुम्हारा ये कॉलेज टारगेट है। जो हमारे को पढ़ाते थे राजवंत सर, उन्होंने मैंने कभी भी नहीं सुना उनको मुंह से सुनते हुए कि बेटा तुमको आईआईटी दिल्ली जाना है या बॉम्बे जाना है। उन्होंने हमेशा ये बोला कि तुम्हें पहली बात तो आगे के 10 साल बाद तक तुम्हें ये सोचना है कि तुम एक अच्छे इंसान बनो और एक सबका भला करो, खुद का भला करो और पॉजिटिव माइंडसेट हो तुम्हारा। बस पैसे तुम खुद कमा लोगे। और जो तुम्हारा जो पैशन है ना, ये नहीं कि पैशन मतलब जो सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, ये फ्री फायर पैशन नहीं होता पहली बात तो, ठीक है? तो जो तुम्हारा पैशन है ना, उसको तुम अपना अगर आगे करियर बनाओगे ना, तो उस पे तुम बहुत ज़्यादा इंक्लाइन रहोगे। सर की फिज़िक्स थी बहुत ज़्यादा अच्छी, तो सर फिज़िक्स पढ़ाने लग गए। मेरी बहुत फिज़िक्स अच्छी है, तो मैं भी सोचता हूँ कि मेरा कुछ भी नहीं हुआ तो मैं फिज़िक्स का टीचर तो बन सकता हूँ। तो पैशन को फ़ॉलो करो अपने, बेशक 2 पैसे कम मिलेंगे पर ठीक रहेगा। समझ में आया ना? तो ये नहीं कि हाँ, कोडिंग ही करनी है पर कुछ होता नहीं, क्योंकि कई लोग होते हैं ऐसे, कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं होता है, तो क्या नॉर्मल नहीं हो जाएँगे? कई लोग ना उनको सोसाइटी से अलग कर देते हो, भाई तू तो अलग ही बंदा है, तू नहीं कर रहा। अब मेरा एग्ज़ाम्पल ले लो, मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाता, स्नैपचैट नहीं चलाता, कुछ नहीं चलाता, तो लोग ऐसे बोलते हैं कि तू तो बहुत अलग बंदा है, ऐसा तो मतलब हमने देखा ही नहीं। ये मतलब हट ऐसे करेंगे, हट जाओ, अब नहीं बात करेंगे, क्या ही बात करें? वो ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे। मैं भाई फिज़िक्स का तुमने ये सवाल किया था, जिसमें रोलिंग भी हो रही थी और ये ऊपर भी चढ़ रहा था, इंक्लाइन भी हो रहा था। मैं ये सब बात करने वाला बंदा तो नहीं बनती ना, तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं बने भाई, अपने को नहीं बनानी उनसे क्या फ़ायदा? अपने को कच्चा बादाम पर डिस्कशन करना पसंद नहीं है, जादू की रील पे करना पसंद नहीं है, अपने को भाई कुछ और पसंद है, अपन वो करेंगे। सिंपल सी बात है। सब लोगों के लाइफ जीने के एंड अलग-अलग हो सकते हैं, किसी से भी प्रभावित ना हो और अपने हिसाब से और अपना दिमाग चला के और पूरा फुल अटेंटिव होके प्रिपरेशन करें। समझ में आया? जब मैं 12th क्लास में था ना,
तो मैं क्या होता था कि सारे बच्चे चले जाते थे अपने घर को, कि शाम हो जाती थी, 9-8 बज जाते थे, सब बच्चों को भूख लगती थी, सब निकल लेते थे घर। अब मेरे को तो 2 घंटा ट्रैवल भी करना है मेट्रो से। मैं और मेरी फ्रेंड, हम दोनों से, मेरी फ्रेंड भी कई बार चली जाती थी, मतलब नीचे बैठी थी, मेरा वेट करती थी, जब उसको डाउट नहीं रहता था। लेकिन मैं क्या था, हमेशा रुकता था क्लास के बाद कि सर से डाउट पूछूँगा। मेरा बेशक सिलेक्शन नहीं हुआ भाई, लेकिन मेरे कोचिंग में मेरे को सर को मेरा नाम पता चल चुका था, क्योंकि सर जब भी क्वेश्चंस करते तो सर पूछते थे कि हुआ तेरे से, हुआ तेरे से। तो एक बार ऐसे ही हुआ था कि सर ने एक क्वेश्चन दिया था वेक्टर 3D का ड्रॉपर बैच में, उसमें सिर्फ 2-3 बंदों ने सॉल्व किया था ड्रॉपर बैच में। सर 12th में लाए, सर ने बोला कि अगर तुम में से किसी ने करता, मैं मान जाऊँगा कि हाँ भाई, इस बंदे में दम है। उसमें पूरी क्लास में पहला बंदा मैं था जिसने सॉल्व किया था। सर ने मेरा नाम पूछा था, मैंने बताया नाम आशीष। उसके बाद से सर ने हमेशा पूछा नाम, मैंने सॉल्व किया। किसी कारणवश कुछ चीज़ हो जाती है कि जिसकी वजह से आपका पेपर अच्छा नहीं जाता, या फिर आपके बहुत कम मार्क्स आ जाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल भी ज़ीरो, क्योंकि कई लोग होते हैं जो आपको बताएँगे, "अरे! तू तो भाई बिल्कुल खत्म है यार, तेरे तो जेईई में आए ही नहीं मार्क्स, और तू बोल रहा था कि तू टेस्ट में अच्छा कर रहा है, स्कूल में अच्छा कर रहा है।" तो भाई साहब उनसे तो बिल्कुल दूरी बनाओ भाई, हाथ जोड़ो उनके आगे, जाओ भाई। ऐसे ही कहता मैं तो, जाओ भाई कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि भाई साहब यार, एग्ज़ाम खराब हो यार, अच्छा उससे क्या मतलब यार? अल्टीमेटली अगर इफ यू आर माय फ्रेंड देन यू हैव टू गिव करेज ना, डिस्करेज क्यों करेगा भाई मेरे को तू? सिंपल सी बात है, वही बता रहा हूँ। तो कोई भी अगर आप आपकी लाइफ़ में ऐसा हो जो आपको डिस्करेज कर दे, "अरे तू जा भाई, तेरा नहीं हुआ।" हाथ जोड़ लो, ओके भाई, अगले साल मिलेंगे। अगले साल नहीं हुआ, 10 साल बाद मिलेंगे सा वो है ना ज़ाकिर खान का एक डायलॉग है कि 40 में देखेंगे कौन इंजीनियर, कौन आईआईटी का, सब बराबर हो जाते हैं 40 में। तो अभी तो लाइफ़ बहुत बड़ी है, क्यों कंपेयर करना अभी यार? तो बस वही है। तो मैं भी 12th के बाद जब मेरा हो जाता, तो मैं जाता था, सर से डाउट पूछता था, सर डाउट बता देते। मेरी डीपीपीस मैं दिखाऊँगा कभी, मैं पूरी सॉल्व करके रखता था। नहीं हुआ सिलेक्शन, नहीं हुआ भाई, देखो मैं उस पे कुछ नहीं बोल सकता। बहुत सारी मिस्टेक रही होंगी, ज़ाहिर-सी बात है, वो रहती हैं। पर अल्टीमेटली अब तो ठीक-ठाक हो गया ना, मतलब हाँ, इतना कि मेरे को एक अच्छा कॉलेज मिलेगा। मैं अपनी अच्छी जेईई जर्नी में जी चुका हूँ, मैं बहुत कुछ सीखा है, मैं अपना पढ़ाई-वढ़ाई करूँगा मस्त, और मैं आगे जो भी करूँगा अच्छा ही करूँगा, जो मेरे को पसंद है। तो अल्टीमेटली यही था, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। ख़ैर बनाना भी चाहिए लंबा वीडियो, क्योंकि यार ये पूरी मेरी जेईई जर्नी की डॉक्यूमेंट्री थी, और 27-28 मिनट हो चुके हैं। 2-3 मिनट और लेंगे, उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। और प्लीज़ यार वीडियो देखा करो, अच्छी वीडियोज़ बनाता हूँ मैं, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे ऐसी वीडियोज़ मिलती ही नहीं है अक्सर। क्योंकि सब लोग यार पेड प्रमोशन, देखो मैं भी करूँगा अगर पेड प्रमोशन मिलेगा, पर मैं कभी भी वैसी गाइडेंस नहीं दूँगा जो बिल्कुल भी एकदम बायस्ड हो। बायस्ड मैं नहीं दे सकता भाई, क्योंकि मैंने खुद देखा है और मेरी जर्नी में बहुत सारा इफ़ेक्ट हुआ है। तो मैं नहीं, सब वैसा मैं नहीं करूँगा वो सब, ठीक है। बाकी यार तुम बहुत सारे अच्छे यूट्यूबर्स को फ़ॉलो कर सकते हो, जैसे मेरी रिकमेंडेशन है, एक इक्लिप्स नोवा भैया को, आईआईटी दिल्ली के ग्रेजुएट हैं, भाई साहब क्या मोटिवेशन देते थे। भाई देखो, मैं उनको देख के यही जर्नी स्टार्ट की थी, अपने भाई को देख के स्टार्ट की थी, बड़े भाई को। लेकिन चलो ठीक है, मेरा आईआईटी में नहीं हुआ, किसी एनआईटी में नहीं हुआ, मतलब अच्छे कॉलेज में तो हो ही जाएगा अभी। लेकिन चलो ठीक है, मेरा जो भी हुआ ना, मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ़ से कि हाँ, मैंने उनको देखा, मैंने थोड़ी बहुत मोटिवेशन ली, मैंने करा, आगे मैं अच्छा ही करूँगा। कॉलेज नहीं मैटर करता, बंदा कितना तगड़ा होता है वो मैटर करता है। चेतन भगत, बहुत सारे बंदे हैं जो भाई किस-किस कॉलेज से हैं, आईआईटी-वाईआईटी से नहीं, एनआईटी से नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ कर नहीं रहे हैं। बहुत चीज़ें कर सकते हो आप। कॉलेज बिल्कुल भी डिसाइड नहीं करता कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। कॉलेज अगर आपका अच्छा है तो आपको शायद वो इनिशियल पुश दे दे कि ले भाई, माइक्रोसॉफ्ट का इंटरव्यू तेरे हाथ में दे दिया। उसके बाद आप पे ऊपर है भाई कि आपको अगर आता तभी लेंगे ना माइक्रोसॉफ्ट वाले तो। बस इनिशियल पुश दे सकता है वो। हाँ, लेकिन आपको मेहनत करनी है, क्योंकि भाई इनिशियल पुश भी अगर मिल गया तो आपके 2-3 साल लाइफ के कम हो जाते हैं मेहनत करने के, तो वो मैटर करता है, ठीक है? अल्टीमेटली हमारा एम होना चाहिए कि अच्छा करना है जो भी करना है, अच्छे कॉलेज में जाना है, अच्छा कुछ करना है, अगर कुछ नहीं भी होता अच्छा तो पॉजिटिव माइंडसेट रख के आगे बढ़ना है लाइफ में, समझ में आया? बस यही बताना था मुझे, यही मेरी जेईई जर्नी थी। अगर तुमको कुछ भी डाउट हो इसमें तो तुम लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, और यही था। तो बस चलो वीडियो को फिर बंद करते हैं, और पेपर आ रहा है, सब लोग बहुत अच्छे से पेपर देना भाई लोग, बिल्कुल भी घबराना-वबराना मत जाओ, ठीक है? और अच्छा करो लाइफ में, मिलते हैं फिर। टिल देन बाय।